सो बेटे हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो बेटा हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आफ्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वी स्टडीड वन थिंग दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स बताता है। और अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट, सबसे पहले Z-Man इफेक्ट। इट एक्सप्लेन्स Z-Man इफेक्ट। It explains Z-Man इफेक्ट। ये Z-Man इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। Now you very well know what is Z-Man इफेक्ट। आप अच्छे जानते हैं Z-Man इफेक्ट क्या होता है। बेटा Z-Man इफेक्ट मैंने बोला था स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस है उसका बट जाना। स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज टू बी Z-Man इफेक्ट। सो Z-Man इफेक्ट इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। पर ये क्यों स्प्लिट अप होती है? बाय इट स्प्लिट्स अप। इसको एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से लिखते हैं या m के पैर में छोटा सा l लगा देते हैं। ये कहता है मेन शेल होती है वो n से डिटरमिन होती है, हमें पता चल गया। सब शेल होती है वो l से डिटरमिन होती है, हमें पता चल गया। तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी सब शेल के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। Orientations in a subshell, orientations in a subshell, एक सबशेल के अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशंस हुआ करती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रहा करते हैं। इन ओरिएंटेशंस को हमने फर्दर बोल दिया ऑर्बिटल्स। तो हमने बोला सबशेल कि एटम में आज के डेट में न्यूक्लियस के आसपास मेन शेल होती है, मेन शेल के अंदर सबशेल्स होती हैं और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। और वो हमें m बताता है। कैसे? क्योंकि ये कहता है कि m की जो वैल्यूज होती हैं, m की जो वैल्यूज होती हैं वो -L2 + L इंक्लूडिंग 0 होती है। -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो m की वैल्यू जो होती है -L से लेके +L तक होती है इंक्लूडिंग 0। जैसे देखो बेटे हमारे पास 4 सबशेल्स के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है। एक S, दूसरी P, तीसरी D, चौथी F, ऐसी G। अब इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? बेटे S के लिए हमने बोला था L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, F के लिए L की वैल्यू 3 होती है, G के लिए L की वैल्यू 4 होती है। ठीक है जी। और रही बात अगर मैं M की वैल्यूज बोलूंगा तो मैंने यहां पे पढ़ा कि M की वैल्यूज जो होती हैं ये -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0। यानी अगर इसकी वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है। ठीक, m की वैल्यू भी 0 है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो बेटे 0 एक वैल्यू है। यहां पर 0 का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, यहां 0 का मतलब एक वैल्यू, एनी सॉल्ड वैल्यू। यानी s के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, s के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। तो अगर मुझे s बनाना है मैं ऐसा बनाऊंगा, s ऑर्बिटल ऐसा बना दूंगा। और ये हमेशा याद रखना एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये आगे एक रूल है उसमें बताऊंगा। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो कभी भी s सबशेल जो होगी, s सबशेल के अंदर हमेशा क्या होता है? L 0 होता है। अगर L 0 तो M 0। अगर M 0 मतलब एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स?
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने जो एरो बताए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लिखूंगा तो वो 2 होंगे। इसी तरह से अगर p सबशेल है, इसी तरह से अगर p सबशेल है तो p के लिए l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू इट कैन बी -1, इट कैन बी 0, इट कैन बी +1, इट कैन बी -1, 0 और +1। ठीक, क्योंकि बोला -l से +l तक इंक्लूडिंग 0, तो -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0। नाउ हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल हियर? टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? There are 3 values. If there are 3 values, the number of orbitals are 3. How many number of orbitals are there? 3. तो p सबशेल में बेटे 3 ऑर्बिटल हुआ करते हैं। In p subshell we have 3 orbitals. ठीक, and in one orbital how many maximum electron we can have? We can have 2. तो p सबशेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल इज 6। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन p सबशेल में कितने होंगे? 6। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, तो ऐसे p के अंदर बेटे l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू -1 से लेकर के -1, 0, +1, 3 वैल्यूज का मतलब 3 ऑर्बिटल्स, यानी 3 ओरिएंटेशंस, यानी एक px x एक्सिस के राउंड, एक py y एक्सिस के राउंड, और एक pz यानी z एक्सिस के राउंड। 3 ओरिएंटेशंस हैं। 3 ओरिएंटेशंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस। तो एक x एक्सिस के राउंड, एक p ऑर्बिटल पाया जाएगा x एक्सिस के राउंड, दूसरा p ऑर्बिटल पाया जाएगा y एक्सिस के राउंड, तीसरा p ऑर्बिटल पाया जाएगा z एक्सिस के राउंड। ऐसे 3 ओरिएंटेशंस होंगी p की। तो बेटा p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, m की 3 वैल्यू है इसलिए। तो फटाफट से बोलो d के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? नाउ टेल मी, d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? वेरी नाइस मेरे बच्चों, इट विल बी फ्रॉम -2, -1, 0, +1, +2। सो बेटा जी यहां पे 5 ऑर्बिटल हो गए, -2 से लेके +2 तक इंक्लूडिंग 0। सो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। तो अगर डी सबशेल बनाऊंगा ना कभी भी, तो डी सबशेल को ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे करके। ये डी सबशेल के अंदर 5 ओरिएंटेशंस हैं। किस किस जगह होगी वो आगे शेप में बता देंगे कि एक्स एक्सिस के बीच में या आसपास हो, आगे बता देंगे शेप में। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन जा सकेंगे? एक में कितने होते हैं? एक में 2, तो 5 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So there can be 10 electron at the maximum in D subshell. अब इसी तरह से F की बात करोगे तो F में -3 से शुरू हो जाओगे, M की वैल्यूज -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, and the total values come out to be 7. So there are 7 total values. So number of orbitals are how many number of orbitals are there? There are 7 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So there are 7 orbitals. In 7 orbitals, how many electrons can be there? So obviously 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So there may be 14 electrons. So that is how S के अंदर बेटे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, P के अंदर 6 हो सकते हैं, यानी ऑर्बिटल देखिए, S के अंदर एक ऑर्बिटल, P के अंदर ये सबशेल्स होती हैं। S, P, D, F आर सबशेल्स। तो ये हमारी सबशेल्स हो गई। शेल के अंदर जो छोटी शेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सबशेल्स। तो सबशेल के अंदर हमारे पास S सबशेल में
एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी तरह p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, क्योंकि 3 वैल्यूज है m की, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 5, f के अंदर 7, इसी तरह g के अंदर 9 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18। ठीक है, वो -4 से ले, यानी एक तरह से m की जो टोटल वैल्यूज हैं, m की जो टोटल वैल्यूज हैं, ठीक, वो l से डबल और प्लस 0 वाला एक ऐड कर दो, तो हम लिखते हैं m की टोटल वैल्यू 2l + 1 के बराबर होती है, और m होते हैं ऑर्बिटल्स, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे, 2l + 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 2l + 1। 2l कैसे आया, देखो माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है, तो l की डबल वैल्यूज और एक 0 वाली ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 2l + 1। अब वहीं पर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछूं, तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2l + 1, so that comes out to be 4l + 2, 4l + 2। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 4l + 2। अब मैंने कहा कि ये ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, कैसे बेटा, ज़ीमैन इफेक्ट था स्प्लिटिंग अप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड, मान लो एक p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, मान लो एक p सबशेल, p सबशेल में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पे लगाई, किसी एक एक्सिस पे लगाएंगे, या x पे लगाएंगे, या y पे लगाएंगे, या z पे लगाएंगे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पे लगाई, तो बेटा x एक्सिस वाले ऑर्बिटल वो तो उससे इंफ्लुएंस होंगे, लेकिन क्या y और z वाले उससे इंफ्लुएंस होंगे, नहीं। तो x और y ये अलग अलग हो जाएंगे, ये px अलग हो जाएगा, yz अलग हो जाएंगे, तो एक ही सबशेल आगे पार्ट्स में बट गई, तो बेटा लाइंस भी बट गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये बटती नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आई एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस वाले अलग हो गए, वाई जेड वाले अलग हो गए, तो एक ही लाइन स्प्लिट अप हो गई। इसीलिए ज़ीमैन इफेक्ट हुआ करता है, क्योंकि हमारे सबशेल के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस या डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट जगह पे लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एक्सिस वाले ऑर्बिटल तो इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन बाकी एक्सिस के ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, उससे एक ही लाइन फर्दर लाइंस में टूट जाएगी। सो दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन्स ज़ीमैन इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो बेटे यहां पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैग्नेटिक फील्ड 3 डायमेंशनल नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, आप जब मैग्नेट लगा रहे किसी एक एक्सिस पे लगा रहे, 3 डायमेंशनल नहीं लगा रहे। अगर सारी जगह लगाएंगे ना तो स्प्लिटिंग होनी नहीं, तो स्प्लिटिंग होनी नहीं, क्योंकि सब जगह इफेक्ट क्या रहेगा, सेम। वो तो किसी एक एक्सिस पे होगा तो स्प्लिटिंग होगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी वेदांश, क्या डाउट है, जल्दी बोलो। यस सर। सर आपने पी सबशेल में बोला जो 3 ऑर्बिटल हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल होते हैं, तो सर बाकी केसेस में किस पे होता है जिसमें 3 से ज्यादा नंबर है? मैंने ये भी बोला बेटा वेदांश की आगे बताऊंगा, ऐसा भी तो बोला ना, है ना, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए आगे बता देंगे आपको कि ऐसे में कैसे देखते हैं। ठीक, तो ओके बाकी सर। बोलो, आपको ये क्लियर हो गया ये कैसा है कैसे नहीं, तो उम्मीद करता हूं अगर ये क्लियर हो गया तो आगे चल सकते हैं। तो बोलो एम क्लियर है सभी को? ओके, अब लास्ट क्वांटम नंबर पकड़ेंगे अपने, और फिर आपको एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में भी आएगा हमारे को, और क्लियर भी हो जाएगा कि ये सारे क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बता रहे थे, कैसे कैसे बता रहे थे। लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास फोर्थ वन क्वांटम नंबर, जिसको हमने बोला स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एंड मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये भी कहा कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना,
उसमें m के पैर में छोटा सा s लिख दिया जाता है और यहां सिंपली इसको s से लिखा जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। पहली बात तो यह है, स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। XW की E क्या होता है बेटा? SWE होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ टू साइंटिस्ट, दैट इज अल्हनबेक एंड गॉडस्मिथ। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्पिन क्वांटम नंबर दिया है। नो, स्पिन क्वांटम नंबर, पहले समझो स्पिन का, ये हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक होती रिवोल्यूशन, एक होती रोटेशन। तो ये अपनी एक्सिस पे जो उसकी स्पिन है उसको बताता है। और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ दो ही, इधर +½ और -½ ठीक, इन्होंने अपने मैथमेटिक्स को सॉल्व करके जो दो वैल्यूज निकाली हैं कि प्लस स्पिन की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, इधर +½ और -½ ठीक। यानी स्पिन जो होती है, स्पिन की वैल्यू इधर +-½ या तो +½ होगी या -½ होगी, दोनों में से एक होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ये बात पता करना ठीक। अभी तक बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं वो किससे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझे हैं कि वो किससे पढ़ते हैं और वो लगे रहते हैं इधर उधर की बातें करने में, है ना। सर ये हो गया, वो हो गया। पहले समझो जिसके पास तुम पढ़ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है ठीक। आप किसी से पूछना ये +½ -½ क्या बताता है, तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपको बंदा बोलेगा +½ मतलब क्लॉकवाइज स्पिन और -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोलेंगे +½ क्लॉकवाइज, -½ एंटी क्लॉकवाइज। यहां कोई आपको ये बोलेगा कि +½ मतलब पैरेलल, और पैरेलल मतलब ऐसे करके, और -½ एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब ऐसे करके। माइंड इट, ये दोनों बातें करते हैं। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है ना तो एक बार पूछ लीजिएगा अपने बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सो कॉल्ड बेस्ट ऑफ द टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं ठीक है, उनको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय +½ एंड -½ स्पिन। +½ का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब उन्होंने यही बताना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चुल्ले की धूल। बेटा याद रखना ये जो +½ -½ यानी स्पिन जो है, these are two quantum mechanical spin states, quantum mechanical spin states, these are two quantum mechanical spin states which do not have any classical analog, अब इस लाइन का मतलब क्या है वो समझ लेंगे। देखो बेटे, ये कहता है ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट है। बेटे हम दो वर्ल्ड्स में जीते हैं, एक होता है क्वांटम वर्ल्ड, एक होता है क्लासिकल वर्ल्ड। क्लासिकल वर्ल्ड मैक्रोस्कोपिक, क्लासिकल वर्ल्ड क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक, जिसमें मैं और आप जिंदा है ठीक। और क्वांटम वर्ल्ड माइक्रोस्कोपिक ठीक। तो कहता है कि ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं, कहता है ये क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं ठीक। यानी क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स यानी
क्वांटम वर्ल्ड की एक स्पिन स्टेट्स हैं जिसका क्लासिकल एनालॉग होता है सेम एग्जाम्पल, जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई और एग्जाम्पल ही नहीं है, इसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ये दो ऐसी स्पिन स्टेट्स हैं जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल नहीं है। These are two quantum mechanical spin states जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। पर सर बुक में तो लिखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल एंटी पैरेलल। बेटे देखो, ये जो बुक में लिखा रहता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल एंटी पैरेलल, ये सिर्फ दो चीजों को डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख दिया जाता है कि स्पिन दो तरह की। अब मेरे पास उसका एग्जाम्पल तो है ही नहीं, क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड में तो उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। अब मुझे तुम्हें समझाना है कि भैया स्पिन दो तरह की होती है, अब मेरे पास एग्जाम्पल कोई है नहीं, तो मैं यही बोलूंगा ना कि जैसे घड़ी दो तरह से चलती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी दो तरह की स्पिन होती है, या फिर कोई अपवर्ड डाउनवर्ड लिखा जाता है, पैरेलल एंटी पैरेलल लिखा जाता है। तो हम इस तरह से स्पिन भी दो होती होंगी, पर कैसी होती होंगी ये नहीं पता है मेरे को, आई डोंट नो, क्योंकि क्लासिकल वर्ड में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए है कि दो वैल्यू स्पिन की है, दो अलग अलग वैल्यूज है, तो दो अलग अलग तरह की स्पिन होगी। क्लासिकल वर्ल्ड में उसको हम बोल देंगे कि हाँ जी चलो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शायद ऐसी होती हो, या पैरेलल एंटी पैरेलल शायद ऐसी होती होगी, पर हमें पता नहीं है, वी डू नॉट नो। इसलिए कभी भी प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज नहीं लेने का, और माइनस हाफ का मतलब कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेने का। गॉट इट और नॉट? ठीक। अब इसमें एक खास बात, सर आप कैसे बोल रहे हैं, मतलब हमें थोड़ा सा और समझाओ। देखो बेटा, फेरेडे ने चार्ज को डिस्कवर किया, फेरेडे डिस्कवर्ड चार्ज। उसने बोला दो तरह के चार्ज होते हैं, एक बोला प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। बोलो बेटा, क्या उसके माथे पे लिखा था प्लस चार्ज माइनस चार्ज? जो चार्ज था उसके माथे पे लिखा था प्लस चार्ज माइनस चार्ज, या वो चीख चीख के बोल रहा था मैं प्लस या मैं माइनस? है भाई, ऐसे तो कुछ भी नहीं था ना। अगर उसने उस समय बोल दिया होता ये मेल चार्ज ये फीमेल चार्ज, तो आज क्या पढ़ रहे होते आप? आज आप यही पढ़ रहे होते, मेल चार्ज फीमेल चार्ज। अगर उसने बोल दिया था रेड चार्ज ब्लू चार्ज, तो आप पढ़ रहे होते रेड चार्ज ब्लू चार्ज। अगर उसने बोल दिया होता ही चार्ज शी चार्ज, तो आज पढ़ रहे होते ही चार्ज शी चार्ज। उसने बोला लैला चार्ज मजनू चार्ज, तो आज क्या पढ़ रहे होते? लैला चार्ज मजनू चार्ज। ठीक, वो तो सिर्फ उसने क्या किया कि दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना था, उसे दो अलग अलग चीजों को डिस्टिंग्विश करना था। उसके दिमाग में ये आया यार एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो। उसका मतलब ये नहीं होता कि प्लस चार्ज जो है उसको प्लस प्लस बन के आते हैं, माइनस चार्ज माइनस माइनस निकल के आता है। नहीं भाई, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए है दोस्तों। ऐसे स्पिन का हमारे को पता नहीं है यार, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने उसके आगे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लिख दिया। ठीक, यानी प्लस हाफ और माइनस हाफ लिख दिया। So these are two quantum mechanical spin states which do not have any classical analog. Mind it, IIT में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें पूछा गया है प्लस और माइनस हाफ मीन्स, और पहला ही आंसर था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा था पैरेलल एंटी पैरेलल, और तीसरा था these are two quantum mechanical spin states which do not have any classical analog. तो अब हम भली भांति समझ में आ गया हमें कि भैया इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलता होगा ना, बस वही समझ लेना कि कौन कितने पानी में। ठीक, तो एनी हाउ उम्मीद करता हूं स्पिन स्टेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। याद रखना इसकी दो ही वैल्यूज हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसकी कोई जीरो जीरो वैल्यू नहीं होती। स्पिन तो होगी, स्पिन के नेवर बी जीरो, दो ही वैल्यूज है इसकी, दो ऑपोजिट वैल्यूज। पता नहीं है कैसा, पर हमने एक रिक्शे वाले को समझाने के लिए बोल दिया कि भैया एक देखो घड़ी की तरह चलता होगा, एक उससे ऑपोजिट चलता होगा, कुछ ऐसी ऐसी होता। ठीक, तो इसलिए प्लस हाफ और माइनस हाफ को मैंने बता दिया आपको। ठीक, कृष्णार्थ ने पूछा कि सर प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या? अरे भैया वो सिर्फ दो अलग चीजें हैं, आदमी औरत हमने दो अलग चीजें बना दी। अगर मान लो शुरुआत में ऐसे बंदे को औरत बोलते और दूसरे जो लेडी है उसको आदमी बोलते, तो आज जैसे ही पढ़ते ना,
ठीक, वो तो पहले की जो कन्वेंशन होती है उसके हिसाब से जो बंदे ने बोल दिया यार ऐसे दो डिस्टिंग्विशिंग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें, उसको डिस्टिंग्विश कर दिया, क्लियर हो गया। मैंने शुरुआत बोल दिया रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। भैया किसी को पता था रेड कलर रेड क्यों है? इसको शुरुआत में बोल देते ये ब्लू कलर है, तो आज हम ब्लू कलर ऐसे वाला पढ़ रहे होते। बोलते बेटा जिसने पहली बार कलर का बताया उसने बोला बेटे ये कलर हमारे पास होता है ब्लू होता है, तो आज रटते रटते हम बोलते ये कलर ब्लू है, ये कलर ब्लू है, रटना तुम्हारा काम है ही है। ठीक, तो आज इसको ब्लू बोलते, और बोलता ये कलर बेटा ये वाला कलर रेड है, तो आज हम बोल रहे होते ये कलर रेड है, बोल रहे होते ना, है ना। तो वो रेड कलर का मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका? वो तो सिर्फ हमने एक नाम रख दिया रेड, वैसे प्लस माइनस का नाम रख दिया है। तो ऐसे स्पिन्स आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो ऐसे 4 क्वांटम नंबर थे। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसने हमें मेन शेल बताई यानी कंट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने बेटे हमें क्या बताया, सब शेल यानी कि सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस कंट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की सिटी कौन सी है। फिर तीसरा क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दैट इज हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, orbitals are house of electron, and spin is fingerprints of that electron, isn't it? तो इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा समझ में आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है ये क्वांटम नंबर से आज हम अपने एटम को बता सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे यहां ध्यान देना, 1 मिनट के लिए कॉपी पेंसिल अपने से जुदा करो और समझने की कोशिश करना। बेटे यहां मैं लिखूंगा मेन शेल्स, इन्हीं को समझने के चक्कर में मेन शेल यानी एन लिखूंगा। ठीक है जी, यहां मैं लिखूंगा सब, यहां लिखूंगा एल, ये एल की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। यहां लिखूंगा सब शेल्स, ठीक, फिर लिखूंगा एम की वैल्यूज, फिर हम लिखेंगे एम की वैल्यू यानी ऑर्बिटल्स। ये तो नेम लिख देना, यहां सब शेल का मतलब नेम लिखना। यहां लिखूंगा एम, एम यानी ऑर्बिटल्स, एम। ठीक है जी, यहां बना देंगे डायग्राम, और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, चलिए पहला फर्स्ट शेल, हमें हमेशा कुछ चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी, और वो कुछ चीजें क्या क्या है, हमें याद है कि n जो l की वैल्यू होती है 0 to n-1 तक होती है। l is 0 to n-1, isn't it? और m की वैल्यूज -l to +l इंक्लूडिंग 0, और s +½ और -½ बस। तो पहले मेन शेल 1, अगर ये 1 है तो l की वैल्यू 1 - 1 0, l की वैल्यू 0। नेम ऑफ सबशेल, सबशेल का नाम क्या दोगे बेटा, इसको तो एज इट इज लिखोगे। 0l किसके लिए होता है, l की वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 correspond to s, 1 correspond to p, 2 correspond to d, 3 correspond to f, 4 correspond to g। समझ गए जी? तो ऑब्वियसली ये एज इट इज लिखना है, यहां पे s, तो 1s सबशेल हो गई इसमें। अब अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0, यानी कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, यानी ये 1s का डायग्राम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिममली, 2। तो फर्स्ट शेल जो होगी
यहां से ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट शेल होगी उसमें बेटा फर्स्ट शेल में हमारे पास सब शेल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ सब शेल्स, यहां लिख देते भाई, नंबर ऑफ सब शेल्स वो 1, उसका नाम क्या होगा, बोला सर 1s, उसमें m की वैल्यूज, एक वैल्यू, थोड़ा m को यहां लिख देते हैं, m की वैल्यू 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कितना हो जाएगा, एक, कोई एक वैल्यू, ये इसका डायग्राम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से समझ में आया कि फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होती है जिसका नाम 1s होता है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बारी आई सेकेंड मेन शेल की, अगर N2 है तो L की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, या तो 0 है या 1 है, यानी 2 सब शेल की पॉसिबिलिटी है, एक 2 और 0 के लिए S, 2s, दूसरा 2 और 1 के लिए P, 2p, ठीक है जी। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल की पॉसिबिलिटी है और उन 2 का नाम है 2s एंड 2p। अब इधर ध्यान देना भैया, अगर L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू 0, तो 2s में सिर्फ एक ऑर्बिटल और उसका डायग्राम ऐसा, ये 2s और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन यहां L की वैल्यू 1, तो M की वैल्यू -1, 0, +1, 3 ऑर्बिटल्स, तो इसका डायग्राम ऐसा, ये बन गया 2p। इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी बनाओ ना, इलेक्ट्रॉन बना लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6, यानी सेकेंड शेल के अंदर 2 L की वैल्यू होती है, यानी 2 सब शेल हो सकती हैं, उसका नाम 2s एंड 2p होगा, ठीक। उसमें ऑर्बिटल एक 2s में होंगे, 3 2p में होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 2s में और 6 2p में, टोटल मिला के सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 + 6 8, ठीक है जी। अब वहीं पर थर्ड शेल की बात करते हैं, थर्ड शेल के लिए L की वैल्यूज बोलो फटाफट, 0 1 2, कितनी वैल्यूज हो गई, 3, तो बोलो नंबर ऑफ सब शेल्स 3, कौन कौन सी, 3 के आगे 0 यानी 3s, 3 के आगे 1 यानी 3p, 3 के आगे 2 यानी 3d, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, अगर L0 तो M भी 0, L1 -1 0 +1, M2 L2 तो M -2 -1 0 +1 +2, ठीक, यानी 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में 5 ऑर्बिटल, टोटल मिला के हमारे पास इसकी शेप्स यानी इसका डायग्राम, ये 3s, ये 3p और ये 3d, ठीक है जी, ये 3d। इलेक्ट्रॉन्स 1 2 2 3s में, 1 2 3 4 5 6, 6 किसमें, 3p में, d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें, यानी अगर आप ध्यान दें तो हमें समझ में आया कि पहले शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स एक होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी एक होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं,
और सबशेल का नाम 2s होता है। सेकंड मेन शेल में दो सबशेल्स होती हैं, एक 2s एक 2p, ठीक। और उसके अंदर टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक 2s वाला और 3 2p वाले, और टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड शेल में, सेकंड मेन शेल में। थर्ड मेन शेल में 3 सबशेल्स होती हैं, एक 3s 3p 3d, ठीक है जी। और इसके अंदर टोटल सब ऑर्बिटल्स 3s के अंदर 1, 3p के अंदर 3, 3d के अंदर 5, तो 9 ऑर्बिटल्स टोटल हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। तो ऐसे करके बेटा फोर्थ का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? फोर्थ में कितने आपके पास L की वैल्यूज होंगी, कितनी सबशेल्स होंगी, उनके नाम क्या क्या होंगे, उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा कैसा होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे। क्या हम 4 5 6 7 ऐसे कर सकते हैं? सो बेटा ये था क्वांटम नंबर्स की थ्योरी। सो दिस वाज थ्योरी ऑफ क्वांटम नंबर्स। होपफुली आपको क्वांटम नंबर की सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है? एक बार लास्ट टाइम यस लिखेंगे, फिर चलते हैं आगे। ओके, थैंक यू। सो दिस इज इट विद द थ्योरी ऑफ क्वांटम नंबर्स।